24 के चुनाव से पहले हरियाणा में, और ख़ास तौर पर क्योंकि हम लोकसभा में आधे रह गए थे। जी बिल्कुल। और फिर ये हो गया कि लोकसभा में आधे रह गए, तो भाई विधानसभा में तो एंटी इनकम्बेंसी इनको ले बैठेगी। कांग्रेस ने एक नारा भी, नैरेटिव भी चला लिया, भाजपा गई, कांग्रेस आई। पूरे प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा में कोई सोच सके था अब बिना रुपये दिए कोई पुलिस में सिपाही लग जाए, कोई क्लर्क लग जाए? तो विदेशों में बच्चे क्यों जा रहे हैं? नौकरियां दे रहे हैं आप लोग, आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी नहीं। ऐसे नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है जिनको आप पिछले 10, 12, 15 सालों में आपने देखा जी कि निपटा दिए गए। बीजेपी में भी बहुत सारे नेता आए और निपटा दिए गए, इधर दोनों पार्टियों में। करनाल के नेता नहीं बन पाए, वो अंबाला के नेता नहीं बन पाए, वो पंचकुला के नेता नहीं बन पाए, जींदाड़े ने भी नहीं भूपेंद्र सिंह को उठा, सिरसाड़े तो कड़ा उठे थे। वो एक क्षेत्र के नेता बनकर रह गए और फिर एक दिन ऐसा आया कि सोनीपत से भी हार गए। कुमारी शैलजा ने जो मारक प्रहार कांग्रेस पे किया, उसमें तीखापन नहीं था, उसमें कड़वाहट नहीं थी, लेकिन भाई साहब उसकी चोट जो है ना, वो आज तक कांग्रेस के सारे लीडर्स उसमें बिलबिला रहे हैं। उसमें कईयों की शपथ ग्रहण के जो सपने हैं वो तितर बितर हो गए। जब सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का उनको मौका मिला जी, तो ऐसा लगता है कि ये वंडरफुल सा अवसर था। कहाँ मिलता है साहब ऐसे? कितनों को मिला है? उनके दद्दू को भी नहीं मिला था, उनके पिताजी को तो मिला ही नहीं, उनके परदादा को भी संघर्ष करके मिला था उतनी ऊंचाई पर जाने का। वो और बेहतर काम कर सकते थे। क्यों चूके, उसका हिसाब वो खुद कर ही रहे होंगे, आजकल बैठ के समय भी है। हरियाणा में 73% लोग आप लोगों ने गरीब बना दिए सर। बीपीएल कार्ड की अगर बात करूँ तो मैं आंकड़े आए सामने। श्रीमती किरण चौधरी उस पार्टी की एक मजबूत स्तंभ थी। कोई छोड़ता है क्या ऐसे अपनी पार्टी को? पटवारियों की लिस्ट बाहर आ गई है जी, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं पटवारी, तो ये सूची जारी की गई है सरकार की तरफ से। अब लोग कह रहे हैं कि अगर सूची जारी की है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही इन पे? तो वो कुनबा कांग्रेस का हरियाणा में कांग्रेस का खड़ा छोड़ नहीं रहा जी, और कांग्रेस खातर खड़े खोदन लग रहे हैं। कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट मीन्स वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। अरविंद केजरीवाल गजब के गिरगिट है साहब। हिंदुस्तान की सियासत में अरविंद केजरीवाल की टक्कर का रंग बदलू। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मृदुभाषी व्यक्ति हैं। कम से कम उस दौर में जब मैं वहां था तो मेरे मन में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि यही थी कि वो मृदुभाषी हैं। शायद अपने पिता की तुलना में ज्यादा लोगों को सुलभ हैं, परंतु बाद के दिनों में ये फीडबैक भी आया कि एरोगेंस आ गया। स्पोक्स पर्सन या उनकी पार्टी के मीडिया के कुनबे के सेनापति के नाते मैंने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को देखा कि वो फिसले हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो शख्सियत मेरे साथ है, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, और पहले अगर बात करें थोड़ा सा रेडियो पे अच्छे तरीके से काम कर चुके हैं, और जो ये पॉडकास्ट अब आया है हरियाणा में, उनको लाने वाले भी वीरेंद्र चौहान जी हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी से बहुत सारी बातें करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके सारे देखने सुनने वाले मित्रों को प्रणाम पहुँचे मेरा। जी, आज का जो पॉडकास्ट का दौर चला हुआ है जी, ये आपने बहुत पहले शुरू कर दिया था सर, थोड़ा सा एक बार बताएं सर। देखिए, यूँ कह सकते हैं कि जब पॉडकास्ट को अपने यहाँ हरियाणा में उसकी चर्चा वर्चा ज़्यादा होती नहीं थी, और पॉडकास्ट अपने आप में भारत में भी वो बहुत अधिक
प्रचलन में नहीं थे, तो तब हमने हरियाणा में, यूँ कह सकते हैं कि हरियाणा का पहला पॉडकास्ट शुरू किया था। उन दिनों में मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग का अध्यक्ष था, और हम लोगों ने वहाँ हरियाणा का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो सिरसा शुरू किया था। तो हमने उस रेडियो के पे एक हमारा कार्यक्रम होता था हेलो सिरसा जी। तो उसकी शुरुआत तो हेलो सिरसा के एक रेडियो प्रोग्राम के रूप में हुई थी। रेडियो का इंटरेक्टिव प्रोग्राम, फ़ोन इन प्रोग्राम बहुत पॉपुलर होता था। लोग, शहर के लोग उस पर अपनी समस्याएं बताते। हमारे जो मेहमान होते थे, आमतौर पे कोई अधिकारी या और दूसरी बड़ी डिग्निटरीज, वो इंटरवीन करते, सॉल्यूशंस देते। फिर हमने हेलो सिरसा में बहुत सारे डायमेंशंस जोड़े। जैसे हेलो सिरसा को हमने केवल रेडियो का प्रोग्राम नहीं रहने दिया, फिर हम उसको पॉडकास्ट पर भी लेकर गए। और पॉडकास्ट होता क्या है, पहले तो इस टर्म पर हमने इस पर पढ़ना शुरू किया। और उस समय में कुछ वेबसाइट्स थी, एक का नाम था शायद podbean.com थी, और एक और वेबसाइट थी कोई, वो फ्री पॉडकास्टिंग सर्विसेज देती थी। आप अपने प्रोग्राम्स को की फीड्स वहाँ पर अपलोड कर सकते थे, और वो उनको फिर कोई भी उनके जो XML फीड है उसको डाउनलोड करके सुन सकता है। तो पॉडकास्ट की जो ओरिजिनल वाली डेफिनेशन के हिसाब से यूँ कह सकते हैं आज के पॉडकास्ट से कुछ भिन्न, और इसकी शुरुआती मूरत, शुरुआती स्वरूप वो हेलो सिरसा का हमारा पॉडकास्ट था। और उसी में फिर हम लोगों ने हम जो रेडियो पर कार्यक्रम करते थे वो पॉडकास्ट पर भी जाता था। वो उस जमाने में जबकि यूट्यूब का भी उस तरह से सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, उस तरह से सोशल मीडिया उस रूप में नहीं था। इंटरनेट ही बड़ा महंगा होता था, डेटा बहुत महंगा था। लेकिन हम अपने उस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर भी हमने उसको ले जाना शुरू किया। और सोशल मीडिया ही, पॉडकास्ट भी एक प्रकार का सोशल मीडिया है। तो वीडियो पर भी वो प्रोग्राम जाता था, वो रेडियो पर भी जाता था। और वो प्रोग्राम फिर अगले दिन, जो उस प्रोग्राम की अगर एकेडमिक साइड पर इम्पोर्टेंस देखें तो वो ये थी कि हम अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए वो प्रयोग करते थे। तो विद्यार्थी स्टूडियो में रेडियो पर काम करता था, साथ में वीडियो पर भी वो काम कर रहा होता था। फिर उसका संपादन, एडिटिंग भी होती थी, पॉडकास्ट जाता था। और साथ में शहर के जितने प्रमुख अखबार वहाँ थे जी, नेशनल और स्टेट डेलीज भी, और इवनिंगर्स तो सारे, सब में हर दिन विद्यार्थी उस कार्यक्रम को फिर उसके विज्ञप्ति खबर तैयार करते, और वो फिर एक रेगुलर फीचर की तरह छपता था। तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से वो अपने आप में भरा पूरा प्रोग्राम था कि उनको रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट और न्यू मीडिया, उस ज़माने में हम साइबर मीडिया को कहते थे, बाद में साइबर मीडिया टर्म भी इस्तेमाल होनी बंद हो गई। तो न्यू मीडिया से लेकर और रेडियो तक, और बीच में यूँ कहिए कि प्रिंट मीडिया तक, मीडिया के ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स पर हेलो सिरसा जाता था, और पॉडकास्ट उसका एक हिस्सा ही था। जी। तो फिर राजनीति में कैसे आना हुआ सर? इसको यूँ कह सकते हैं कि राजनीति रुचि का विषय बचपन से ही रहा होगा कहीं ना कहीं। मैं पत्रकारिता में भी कोई बहुत पत्रकारिता के शिक्षण में तैयारी से नहीं गया था। पत्रकारिता में चलते चलते पत्रकार हो जाना, और पत्रकारिता करते करते अनायास एक रोज़ एक रात शिक्षक हो जाना, वो भी उसी तरह का आप कह सकते हैं कि अनायास घटनाक्रम था। मैं उन दिनों दैनिक ट्रिब्यून में स्टाफ रिपोर्टर था, रोहतक जी। और हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमारा एक संगठन पत्रकारों का हरियाणा में है, उस समय भी हरियाणा का सबसे पुराना संगठन वो रहा है। तो मैं HUJ का स्टेट प्रेसिडेंट था, और खूब अड़ा लड़ा करते थे साहब। खबरों के लिए भी लड़ते थे और खबर वालों के लिए भी लड़ने का टेम्परामेंट, वो संस्कार में मिला था। वो करते करते उस समय की, उस दौर की सरकारों से भिड़ने का भी अनुभव रहा। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, कैथल में परमानंद गोयल जी का मर्डर हुआ, और उधर रामचंद्र छत्रपति की हत्या हो गई। तो उस दौर में कलम की स्वतंत्रता के लिए अड़ने लड़ने का, पहली पंक्ति में खड़े होके सामने जो ताकतवर लोग थे, सत्तासीन लोग से, उनसे दो हाथ करने का भी अवसर आया जीवन में। वो करते करते जब पत्रकारिता का आनंद ही आ रहा था, तो आपके जैसे एक मित्र, आप छोटे भाई हैं, वो बड़े थे, स्वर्गवासी हो गए, पंडित जितेंद्र शर्मा
उनका नाम था, ट्रिब्यून से बहुत सीनियर ओहदे से वो रिटायर हुए थे। एक रात उनके यहाँ मुझे जाना पड़ा। जाना यूं पड़ा, उन्होंने कहा कि प्रधान जी तुसी सानू भुल गए हो जी। वो बेसिकली वॉज फ्रॉम पंजाब, पटियाला के थे, रिटायर हो गए थे। तो मैंने कहा शर्मा जी आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आप कैसे भूल सकता हूँ। ये उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा मैं अभी आपके घर आया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सीडेंटली चीज़ें घटती हैं ईश्वर की योजना से। अनायास उनका फ़ोन आना, मेरा उनके घर अगले 15 मिनट में चले जाना और वहाँ बैठे बैठे ये बात चलना, तय मानिए कोई पूर्व योजना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं शहर छड़ रहा रोहतक। तो मैंने कहा आप कहाँ चल दिए, मेरा क्या होगा, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो आप रोहतक। कहते मैं चाहूँ तुसी भी छड़ दो। मैंने कहा शर्मा जी दैनिक ट्रिब्यून के स्टाफ रिपोर्टर जैसी नौकरी तो कहीं मिलती नहीं, और यहाँ ट्रांसफ़र होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं दिल्ली या चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ, दिक्कत आ रही है। तो अचानक वो कहते हैं, मैं कहानी को छोटी कर रहा हूँ, अचानक वो कहते हैं कि आपको शहर छोड़ना चाहिए और नाउ यू शुड बिकम अ प्रोफेसर इन जर्नलिज्म। मैंने कहा मैंने नेट नहीं किया, मैंने जो है PhD नहीं की, हाउ कैन आई बिकम अ प्रोफेसर इन जर्नलिज्म। उन्होंने कहा आपने UGC के रूल्स नहीं पढ़े। जी। UGC की जो प्रोफेसर हो जाने की न्यूनतम अर्हताएं हैं उसमें एक रास्ता है, आप अपने इंडस्ट्री के अनुभव के आधार पर प्रोफेसर हो सकते हो। जी। कैन यू इमेजिन। उन्होंने कहा वहीं बैठे बैठे उन्होंने जानकारी के लिए, मुझे कंफर्म कराने के लिए कि ऐसा हो सकता है। मैंने उनको कहा छोड़ो ना पंडित जी, क्या कह रहे हो आप। कहते लो अभी बात कराता हूँ। वो मुझे CDLU के वाइस चांसलर डॉक्टर KC भारद्वाज, उनका भी स्वर्गवास हो गया, उनसे बात कराते हैं, वो मेरे भी परिचित हैं, एज जर्नलिस्ट मैं उनको जानता हूँ। और वो मुझे कहते हैं कहते देखो ये चौहान साहब प्रोफेसर बन सकते हैं कि नहीं। तो उधर से आवाज़ आती है बिल्कुल बन सकते हैं। अगली आवाज़ ये आती है कि बन तो इतना सकते हैं कि हमारे यहाँ पोस्ट निकली हुई है और कल लास्ट डेट है। क्या बात है। अगले दिन सुबह जाके मैं और जितेंद्र शर्मा जी अप्लाई करके आ जाते हैं। फिर उसके बाद की एक लंबी दास्तान, उसमें नहीं जाएंगे। और मैं पत्रकारिता का कर्मकार से पत्रकारिता का शिक्षक हो गया। वही काम करते करते ये मन में तो था ही निश्चित तौर पर कि सार्वजनिक जीवन में जाके, राजनीतिक क्षेत्र में जाके और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से काम करना संभव है। तो एक अवसर आने पे ये इस दिशा में भी कदम उठा ये कह सकते हैं कि रास्ते अपने आप बनते जाते, अपने आप बने हैं साहब, यूं ही कहिए। रास्ते कोई जितेंद्र शर्मा बना देते हैं, कोई KC भारद्वाज बना देते हैं। 100% अनप्लैंड पत्रकारिता से पत्रकारिता के शिक्षण में जाना और राजनीति में आने को यूं कह सकते हैं मन में इच्छा थी। चलते चलते किसी ने हाथ थामा होगा और मैं उस डगर पे चल पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद मैं अभी भी यूं कहता हूं हमेशा सबको कि मैं कुछ भी हो जाऊं, सियासत में भी ईश्वर मुझे अगर बहुत बढ़िया बढ़िया अवसर आने वाले समय में आपकी शुभकामनाओं के कारण दे दे, तो भी मैं पत्रकार था, आज भी मूलतः पत्रकार हूँ। और अपने परिचय में ये कहता हूँ आई एम अ जर्नलिस्ट फर्स्ट, उसके बाद कुछ और। जी। तो आप भूले नहीं हो पत्रकारिता, भूला नहीं जा सकता। वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। जी। तो बीजेपी की अगर बात करें, तीसरी बार रिपीट किया है बीजेपी ने जी। आप देख रहे थे कि एक लहर सी बनी हुई थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कहीं ना कहीं आपके खेमे में भी ये बातें होंगी, लेकिन एकदम से पलटा मार देना। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि हरियाणा में इन चुनाव से पहले 24 के चुनाव से पहले हरियाणा में, और ख़ास तौर पर क्योंकि हम लोकसभा में आधे रह गए थे। जी बिल्कुल। और फिर ये हो गया कि लोकसभा में आधे रह गए तो भाई विधानसभा में तो एंटी इनकम्बेंसी इनको ले बैठेगी। कांग्रेस ने एक नैरेटिव भी चला लिया, भाजपा गई, कांग्रेस आई। लेकिन हो सकता है जैसा आपने कहा हमारे खेमे में भी, हमारे कुनबे में भी, हमारे शिविर में भी किसी किसी को सिहरन हो रही हो, किसी किसी को मतलब देसी में कहना, किसी किसी का जाडा चढ़ रहा हो ये बनेगा। लेकिन मैं लगातार अगर आप मैं खुद को पीछे की तरफ झांक करके देखता हूं, मैं लगातार ये कह रहा था कि कैसा भी विरोधी हमारे नैरेटिव चला रहे हों, हम वैसी स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा विरोधी कह रहे हैं। मतलब एग्जिट पोल ने जहां लाके खड़ा कर दिया था, और
विरोधी जैसे कहते थे बस जमी साफ हो गई, थमनी टोए भी पांदे कड़ी भी। मैं पूरे चुनाव के दौरान आशावान था कि हम सरकार अगर स्पष्ट बहुमत के साथ न भी बना पाए तो हम इस स्थिति में होंगे कि हम ही सरकार बनाएंगे। जी, मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज करना, कितना कुछ आप बदलाव मानते हो इस चीज़ का? आपको कितना कुछ लगा या फिर पहले ही पता चल गया था कि नहीं अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज करना चाहिए? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने जब मनोहर जी के स्थान पर नायब सिंह जी को लाने का तय किया तो मैं ये मानता हूं कि ये केंद्र की लीडरशिप की दूरदृष्टि रही होगी। जी, उन्होंने हरियाणा से सब तरह के फीडबैक निरंतर भारतीय जनता पार्टी लेती ही है। मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल एजेंसीज भी काम करती हैं, पार्टी का अपना एक संगठन का तंत्र है। उस सारी फीडबैक में से प्रजातंत्र में चुनाव जीतना और सरकार बनाना निश्चित तौर पर पहला लक्ष्य है। जी, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तभी तो जनता की सेवा कर पाएंगे। तो चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो फीडबैक सेंटर को मिली उस दौरान, उसमें से बहुत सारे काम जो करने के थे, उनमें से एक काम कहीं ना कहीं ये भी फीडबैक आई होगी कि अगर चेहरा मुख्यमंत्री का हम इस स्टेज पर बदल देते हैं, अगर हम एक नए फेज के साथ जाते हैं, तो हरियाणा में थोड़ा बहुत जहां हम कहीं डावाडोल दिखते हैं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात है, तो दैट एंटी इनकम्बेंसी कैन बी अनडन, उसको मिटाया और हटाया जा सकता है। उसी में से नायब जी का चेहरा आया। अब केंद्र की ये स्ट्रेटजी ये चल गई, काम कर गई, फेल भी तो हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। फीडबैक आया, बदल डालिए, आपको फायदा होगा। केंद्र ने एक तीर चलाया, वो तीर चल भी सकता था, वो तीर उल्टा भी पड़ सके था। लकीली हरियाणा के लोगों का भी सौभाग्य, भारतीय जनता पार्टी का भी सौभाग्य कि ये जो हमने ब्रह्मास्त्र कहिए, तीर छोटा शब्द है, ये जो ब्रह्मास्त्र चलाया चेहरा बदलने का, लीडर पार्टी का फेस मुख्यमंत्री का चेंज करने का, उससे भारतीय जनता पार्टी को आखिरी दौर में मैं समझता हूं बड़ा लाभ हुआ। नायब सिंह सैनी जी की जो मुस्कान, नायब सिंह सैनी जी ने जैसे अपने पूर्ववर्ती मनोहर जी की तुलना में लोगों से मिलने का अंदाज बदला, और कुछ थोड़ा ही बदला साहब, वही भारतीय जनता पार्टी है, वही भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, वही कार्यक्रम है, वही लीडरशिप, वही संगठन। केवल हमारे जो मुख्यमंत्री बदले और मुख्यमंत्री का चेहरा और उनका अंदाज पब्लिक डीलिंग का, जी, उसमें से एक कंपैरिजन सा हो गया। ये तो भाई कमाल का मानस है, ये तो गणी बढ़िया डाल मिला है, यू तो खुंची बर का मिला है, यू तो सबकी सुने, यू तो रात ने 2 बजे भी खड़ा पावे। मतलब गांव का साधारण आदमी, उसको एक मैसेज चला गया। मैसेज ये चला गया, भाई तू चंडीगढ़ भग जा, सीएम रेजिडेंस पे भग जा, दरवाजा बंद को नहीं पावे। मुख्यमंत्री ने ऐलानिया तौर पे कह दिया, मैं संत कबीर निवास के दरवाजे साधारण हरियाणवियों के लिए जमा खुले छोड़ने लग रहा हूं। तो भाई गए लोग, वहां पे खाट वगैरह भी, खाट भी मिली होगी, खाट और खाना। आप आए, आपकी आगवानी, केवल उतना नहीं, पहले भी लोग जाते ही थे मुख्यमंत्री निवास पे, पहले भी समस्याएं सुनने की व्यवस्था मनोहर जी ने भी कर रखी थी, लेकिन उस अंदाज में बदलाव कर दिया केवल। और उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, पहले गेट बंद रहता था, खोल दिया। गेट नहीं, हमेशा बंद नहीं रहता था पहले भी। मैं कह रहा हूं पहले भी लोग मिलने जाते थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, समय निर्धारित था, और शायद टू बी ऑनेस्ट शायद मनोहर जी उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते होंगे। मनोहर जी शायद रात को 10 बजे आए, मान लीजिए कहीं बाहर से, जी, तो पहली बात तो अंदर कोई होगा नहीं, सीएम रेजिडेंस के अंदर किसी को घुसने की क्योंकि भाई अवेलेबल नहीं है, और सूचना ये है कि नहीं मिलेंगे तो फिर कोई क्यों होगा वहां। यहां सूचना ये है कि आएंगे तो मिलेंगे, मुख्यमंत्री कै बजे जय बजे भी आवेगा, मिल लेगा। अगर मुख्यमंत्री ने आना है, 2 बजे भी आना है, 2 बजे भी आपको मिलकर आपका कागज लेके फिर सोने जाएंगे, या कोई मीटिंग भी करनी होगी रात को 2 बजे भी, तो उसके बाद करेंगे। इसका मुझे लगता है गांव गांव में एक जबरदस्त मैसेज गया कि भाई बाकी सारा सौदा तो एन बढ़िया था ही, यो तो सोने पे सुहागा हो गया। बाकी बहुत सारी चीजें हमने ऐसी की थी जिनकी महत्ता कांग्रेस को समझ नहीं आ रही थी। पर्ची खर्ची एक बड़ा
मुद्दा था सर। आप लोगों ने जो नौकरियां दी हैं, तो गांव में एक मैसेज गया है कि भट्ठे पे रहने वाले लोग भी नौकरी लगे हैं, वहाँ पे पढ़ने वाले, तो ये एक बड़ा मैसेज गया है बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं पर्ची खर्ची वाला। मैं आपके कैथल जिले की एक घटना से शुरू करना चाहूँगा। ये पहले कार्यकाल की बात है, जींद के उपचुनाव से पहले की बात है। मैं उन दिनों हरियाणा ग्रंथ अकादमी में डिप्टी चेयरमैन था जी। और उन दिनों वो तब तक गाड़ियों पर लाल पीली बत्ती का प्रावधान भी बरकरार था। तो मैं किसी कार्यक्रम में कैथल आया था या कहीं फरल ट्योंठा आया हूँगा, और मैंने नाइट हाल्ट मेरा पुंडरी रेस्ट हाउस में था जी। तो मैं वहाँ रुका हुआ था, गाड़ी बाहर खड़ी थी। तो कलीराम पटवारी जो उस समय इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे, पूर्व विधायक जी। वो भी बाई चांस वहाँ रुके हुए थे। और वो लोकदल का एक प्रोग्राम चल रहा था जब ये SYL खोदने जावे नहीं थे एक बार, आपको याद हो, अभय सिंह ने कहा था SYL कसीले के चाले SYL खोदेंगे, सड़क खोद के आए थे। हाँ। तो वो उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए कलीराम पटवारी यहाँ रुके हुए थे। तो उन्होंने पूछा होगा बाहर, भाई कौन रुके हैं। मेरा उनसे एक आध बार मिलना हुआ था, बहुत इतना भी परिचय नहीं था कि मैं एकदम देखते ही पहचान लूँ। तो उन्हें मेरे बारे में पता चला, तो वो नॉक करके कमरे में आ गए। नमस्ते राम राम हुई, उन्होंने परिचय दिया, मैंने कहा ये चौधरी साहब बैठिए। तो उनसे बात होने लगी तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से एक बात कही। बोले चौहान साहब, इस कमरे तक बाहर लिकड़ के कोई बात कुआ हो गए तो जमा मुकर जूंगा। मतलब इस दरवाजे ते बाहर लिकड़ कर पूछोगे तो मुकर जूंगा। पर आपके मुख्यमंत्री ने कमाल कर दिया। मैंने कहा कि कमाल करया? बोले हरियाणा में कोई सोच सके था अक बिना रुपये दिए कोई पुलिस में सिपाही लाग जे, कोई क्लर्क लाग जे, कोई नौकरी पा जे। बोले यो काम तो ऐसा गजब का कर दिया कि इस बात का तोड़ कोई नहीं है। ऐसे शायद बिजली वाली बात को उन्होंने कहा। तो जो हमने काम किए उनके परिणाम हमें शुरुआत में मिलने शुरू हो गए थे। जींद का उपचुनाव कोई कहता नहीं था कि ये जीत जाएंगे। न्यू क्या कर रहे थे भैया, जींद बीजेपी, सवाल पैदा नहीं होता। हम जींद का उपचुनाव जीते और उसके बाद हम लगातार सत्ता में हैं। आज तीसरी बार की सरकार के आने पर आप जब बात कर रहे हैं तो सारे देश को मालूम है कि बिना खर्ची पर्ची, पारदर्शिता से, ईमानदारी से नौकरियां देने का जो काम किया है उसका सबसे बड़ा योगदान है, कहना पड़ेगा, मनोहर जी ने इनिशिएटिव लिया। और आसान को नहीं था। सरकार किससे चलती है? विधायकों से। आसान क्यों नहीं था? बताता हूं ना, सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे बनती है? विधायकों से। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो विधायकों के कारण है जी। विधायक तो आप भी कह रहे थे कि ट्रांसफर की हमें परमिशन दे दीजिए तो लो, लेकिन मुख्यमंत्री पर उस समय की परंपरा के हिसाब से, चाहे हमारे मुख्यमंत्री थे या उससे पहले के मुख्यमंत्री थे, सबसे बड़ा प्रेशर यही रहे था नौकरी वाला। तो आप ये सोचिए कि मनोहर जी पर भी रहा नहीं होगा क्या? मनोहर जी पर भी ठीक वैसे का वैसा प्रेशर था। उन्होंने अंगद की तरह पांव गाड़ दिया। बोले भाई इस मामले में कोई कंप्रोमाइज को नहीं। मैं अगर आप इजाजत दो तो एक घटना सुनाता हूं। मुख्यमंत्री निवास, मनोहर जी की सरकार नई नई बनी थी। फरियादी 1 नंबर जो उनका निवास है उसमें मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। हम मुख्यमंत्री निवास के लॉन में से पोर्च की तरफ बढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री जी आगे आगे थे, हम लोग उनसे 10 कदम पीछे होंगे। तो जैसे ही लॉन में से निकल के पोर्च की तरफ मनोहर जी बढ़ना शुरू करते हैं, सामने लाइन में खड़ा हुआ एक आदमी, जो मतलब भीड़ है, नई नई सरकार बनी है, नारे लगने शुरू होते हैं, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, जिन्होंने नंबर बनाने होते हैं, ऐसे भी कुछ लोग रहे होंगे। तो उस भीड़ में से मुख्यमंत्री उस भीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। उस भीड़ में से दूर से ही एक बेचैन आदमी, उसका नाम राकेश मग्गू था जी, रोहतक का वो रहने वाला, मनोहर जी को भी पर्सनली जानता होगा, मुझे भी पर्सनली जानता था, मैं रोहतक रहा हूं पत्रकारिता में। तो उसने दूर से ही कहना शुरू किया, मनोहर लाल जी हुण तां साडी सरकार बन गई है, हुण साडे मुंडे लगणगे जी। दूर से बोला उसने। हाँ। मैं ये सोच रहा था ये मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे। मनोहर जी ने वहीं से खड़े खड़े, अभी नजदीक नहीं गए थे उसके, उन्होंने कहा राकेश जे ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ। तो मुझे लगा कि
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये बात उनके दिमाग में थी। मनोहर जी ने उसको करके दिखाया। मेरिट पर नौकरियां लगी तो हर जाति की लगी। जातिवाद का आरोप कोई हम पर नहीं लगा सकता, क्षेत्रवाद का आरोप कोई हम पर नहीं लगा सकता। और फिर लगे तो ऐसे ऐसे गरीब घरों के मेधावी प्रतिभावान लोगों को नौकरियां मिल गई, सपने में कोई सोच नहीं सकता। हरियाणा में 75% लोग आप लोगों ने गरीब बना दिए। बीपीएल कार्ड की अगर बात करूं तो मैं आंकड़े आए हैं सामने। वो जो राशन हम दे रहे हैं वो उसको गरीबी का पैमाना आप न माने। खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था अगर भारत के कानून के अंतर्गत हमने कर दी तो इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए। हमारे पास अन्न देने के लिए है, हम दे रहे हैं हरियाणा वासियों को, तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, तो विदेशों में बच्चे क्यों जा रहे हैं? नौकरियां दे रहे हैं आप लोग, आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी नहीं। चिंता की बात है। हाँ। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हरियाणा में कहीं भी जाओ, अभी एक गांव से मैं आ रहा हूं, हमारे यहाँ असंध विधानसभा क्षेत्र का गांव है, इसका नाम था बुढ़नपुर आबाद, एकदम दूर घरोंडा की सरहद में जाके लगता है। वहाँ मन की बात कार्यक्रम सुन रहे थे तो एक उस पूरी सभा में एक ऐसा था, स्कूल गोइंग यंग मैन था, चमकदार दमकदार मुखमंडल वाला। तो मैंने उससे पूछा नाम क्या है बेटा? बोला मयंक। मैंने कहा मयंक क्या कर रहे हो? तो बोला जी +2 में हूँ। क्या प्लान है? बोला जाऊंगा जी। तो धरातल पर स्थिति यही है। एक ट्रेंड ऐसा अजीब सा चल पड़ा, इसको फैशन कह लीजिए, ट्रेंड कह लीजिए, कि जिसकी जरूरत है वो भी जाना चाहता है और जिसके किले भी हैं, कारोबार भी है जी, वो भी जाना चाहता है। मुझे लगता है इसके पीछे केवल बेरोजगारी एक कारण नहीं है, एक ट्रेंड है जो समय के साथ सेटल हो जाएगा। हाँ, निसंदेह बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो लोग रोजगार की तलाश में विदेश जा रहे हैं उनको स्वदेश में अधिक से अधिक अवसर मिलें। सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी शुरू की हैं। हम 2 काम कर रहे हैं वैसे, ईमानदारी से तो बात ही है। जिस पर रया नहीं जंधा, जिसने जाकर मानना है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, माँ के आगे भी अड़ गया और बाबू के आगे भी अड़ गया, भाई जावेगा तो जाने वाले को वहां जाकर असुविधा न हो, वो सही रास्ते से जाए। और ये जो बेंत कूद का जाने वाला सिलसिला है, डोंकी मारना जिसको कहते हैं, ये सिलसिला थमे, एजेंटों से लोग ठगे न जाएं, हम उसकी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठगी ठोरी बंद हो जाए और भारत से कोई बाहर काम करने भी जाए तो वो सुरक्षित जाए, सुरक्षित लौट कर आए। जाने से आप कानूनन किसी को रोक नहीं सकते। हम कोशिश कर रहे हैं हमारा टैलेंट वो आउटफ्लो होने के बजाय उसका अंततोगत्वा इनफ्लो होना शुरू हो, और जो जाए वो असुरक्षित ना। जो सर गलत तरीके से जा रहे हैं, अगर बोले तो डोंकी सिस्टम से जा रहे हैं, तो उन पे तो सरकार रोक लगा सकती है ना, डोंकरों को पकड़ सकती है, जो ये लोग भेजने वाले हैं इन पे तो कार्रवाई कर सकती है ना। देखिए, जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, किसी भी ऐसे काउंटर पे चले जाएं कैथल में या करनाल में, जो ये कहता है मैं विदेश भेजता हूं, वो सरकार का कोई इदारा वहां जाएगा पूछने के लिए। आप चले जाओगे, अगर आप स्टिंग ऑपरेशन भी करने जाओगे तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे हम तो सही रास्ते पे भेजें जी। उनमें से कोई आपको ये कह के, कम से कम हमें नहीं बताएगा, सरकार को नहीं बताएगा कि आई एम सेंडिंग मिस्टर ABC यूजिंग द डोंकी रूट, क्योंकि अल्टीमेटली वो इलीगल है। तो कोई बता के वो चोरी नहीं करता। यहां से तो वो टूरिस्ट वीजा पर जाएंगे किसी और देश में, उन पर अंकुश लगना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी की ने गृह विभाग की एक मीटिंग की थी, इफ़ यू रिमेंबर, गृह विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गलत तरीके से अगर कोई भेज रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, उन पर बंदिश लगाने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। एग्जैक्ट उसकी डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत कष्ट होता है परिवारों को। पटवारियों की लिस्ट बाहर आ गई है जी, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं पटवारी, तो ये सूची जारी की गई है सरकार की तरफ से। अब लोग कह रहे हैं कि अगर सूची जारी की है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही इन पे? देखिए, मैं जहां तक जानता हूं
सरकार की तरफ से अभी तक कोई सूची आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। एक सूची जिसकी चर्चा है सोशल मीडिया में, वो एग्जिस्ट करती है, टेलीविजन पर भी उसकी चर्चा हो रही है। उस सूची को कोई आधिकारिक सूची इसलिए नहीं कह सकता मेरे समेत, क्योंकि अगर वो है भी तो उस पर लिखा हुआ है गोपनीय, जाति भी लिखी हुई है सर। सीक्रेट नहीं, उसका एक कैरेक्टर ये है कि उस पे हर पन्ने पर सीक्रेट लिखा हुआ है। जी। तो वो इट वॉज इंटेंडेड टू बी अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। सरकार के पास राजस्व विभाग में पटवारियों द्वारा गलत तरीके से काम करने की शिकायतें, फीडबैक अलग अलग चैनलों से आई। मैं ये अनुमान ही लगा रहा हूं जी। उस अनुमान के आधार पर किसी स्तर पर कोई एक सूची तैयार हुई कि ये लोग गलत काम करते हैं। वो सूची विभाग ने जिलाधीशों को भेज दी, जिला के राजस्व अधिकारियों को भेज दी कि इन पर कार्रवाई की जाए। जी। तो मैं ये मानता हूं कि दैट वाज सपोज टू बी अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जिस फीडबैक के आधार पर संबंधित उपायुक्तों को कानून संविधान के रास्ते से इन पर कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो शुरू करना था। अनफॉर्चुनेटली जी। किसी न किसी से चूक कहीं हुई होगी, वो सूची सार्वजनिक पटल पर आ गई। मेरा यह मानना है कि उस सूची के आधार पर प्रॉपर तरीके से जिन लोगों के बारे में फीडबैक गलत है, हाँ। सरकार सीआईडी समेत अनेक चैनलों से फीडबैक लेती ही है, कभी कभी मीडिया से भी लेती है। बिल्कुल। तो उस फीडबैक के आधार पर किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच की प्रक्रिया में सुनवाई का अवसर देना, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है जी। तो जांच की प्रक्रिया शुरू हो, और उसी में शो कॉज नोटिस भी होता है। हाँ। शो कॉज नोटिस होने पर वो आदमी अपने बचाव में कुछ कहते हैं ना जी, मैं तो कोनी, मैं तो जमी दूध का दोया पड़ा, मैंने तो करी कोनी, मैं तो लेंदा कोनी। और उसको सुनवाई का अवसर देने के बाद अगर वहां पर प्रमाण एग्जिस्ट करते हैं किसी के विरुद्ध, तब ही कार्रवाई संभव है। तो वो प्रोसेस अभी होना है। मतलब कार्रवाई तो आप होगी। ये मानिए कि जो सूची अनपेक्षित रूप से सीक्रेट सूची, सीक्रेट डॉक्यूमेंट सरकार का एक कहीं किसी स्तर पर पब्लिक डोमेन में आ गया, उसको आप केवल इतना मानिए कि वो कार्रवाई भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई का श्रीगणेश करने का एक संकेत मात्र है। ये कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई की शुरुआत या शुरुआत का संकेत मात्र है, जहां तक मेरी समझ कहती है। हम भूल जाएं कि कोई सूची आई है जी। इस बात पर असहमत हो सकते हैं क्या कि जो पटवारी आपसे, मुझसे, साधारण गांव के किसान से उसकी फरत देने के पैसे मांग गए, उसका इंतकाल दर्ज करने के पैसे मांग गए, उसकी रजिस्ट्री में कहीं पटवारी की कहीं उपयोग भूमिका है तो उसके पैसे लेता है, उस तरह की लूट करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो इस एंगल से मैं कहता हूं सबको स्वागत करना चाहिए। जो हमारे विपक्षी दल इस पर बिल बिला रहे, तिल मिला रहे हैं, उनको भी पल भर रुकना चाहिए जी। और यह सोचना चाहिए कहीं इस तिलमिलाहट में वो भ्रष्ट लोगों के साथी तो नहीं साबित हो रहे। हम सब, आप मीडिया, मैं सत्ताधारी दल का एक अंगभूत घटक और प्रतिपक्षी, हम सब भ्रष्टों की तरफ हो सकते हैं क्या? जी। नहीं हो सकते भाई साहब, किसी भी कीमत पर। हमें तो हमेशा भ्रष्टों के विरुद्ध खड़े होना है, होते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी से जितनी बार भी आप पूछेंगे, उन्होंने बिना पूछे भी कहा है और पूछने पर भी कहा है कि हम किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, पटवारी से लेकर, और फिर मैं तो यूं कहूंगा कि राजस्व मंत्री से लेकर के राजस्व का अदना सा कर्मचारी, कोई भी हरियाणा में भ्रष्टाचार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जिसके विरुद्ध संकेत प्रमाण होंगे वो कार्रवाई का भागी बनेगा, उसके खिलाफ आप कार्रवाई होते देखेंगे। हमने पहले भी किया, आगे भी करेंगे। दिल्ली चुनाव है, तो दिल्ली चुनाव पे आपको क्या कुछ लगता है, आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है दिल्ली के अंदर? मुझे लगता है दिल्ली में अब की बारी हमारी बारी है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को देखा, अरविंद केजरीवाल को परखा, परखने के बाद
उसकी चूकों को एक से ज्यादा बार माफ किया, इस उम्मीद में किया कि शायद बंदा मानस बन जाएगा, बंदा बन जाएगा। जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो छलिया कैरेक्टर है, जो झूठ बोलना और निर्लज्जता के साथ झूठ बोलने का जो उनका स्टाइल है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता को वो समझ में आ चुका है। अरविंद केजरीवाल गजब के गिरगिट है साहब। हिंदुस्तान की सियासत में अरविंद केजरीवाल की टक्कर का रंग बदलू, पार्टी बदलने वाले, दल बदलने वाले लोग तो बहुत रहे हैं। हाँ। उसको अपराध भी नहीं शायद माना जाता, भारत का संविधान भी उसकी इजाजत देता है। लेकिन पल पल रंग बदलने का अगर किसी को सामर्थ्य हासिल है तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है मेरे मित्र, जिसने टेलीविजन के कैमरा के सामने ये कहा था, मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। कसम खा करके पलटी मारी, उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस और उसके साथियों से बड़ा राजनीतिक पापी कोई हिंदुस्तान में नहीं है। कोई तो ऐसा पाप नहीं है जो इस गठबंधन के लोगों ने नहीं किया। और फिर अरविंद केजरीवाल उसी कुंडे में जाकर स्टेज पर खड़े हो गया। राजा से लेके और लालू तक सबके साथियों हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल राजनीति करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मैं या मेरी पार्टी सरकार में आएंगे तो वैगनार से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं घर, मुझे जरूरत नहीं, मैं 2 कमरे के फ्लैट में से दिल्ली की सरकार चला लूंगा। उसी अरविंद केजरीवाल ने निर्लज्जता के साथ 5 फ्लैट मिला करके शीश महल बनवाया, कई लाख रुपए की शौचालय की सीट उसमें रखवाई, कई लाख रुपए के टेलीविजन रखवाए, इटली से लेके और वियतनाम तक का मार्बल और पर्दे उसमें लगवाए। तो अरविंद केजरीवाल की परिभाषा यही है, अरविंद केजरीवाल अर्थात झूठ बोलने वालों का शिरोमणि। दिल्ली वाले झूठे अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से अवसर दे, इसकी कोई वजह नहीं। उसका एक कारण मुझे यूं भी लगता है, जैसे अभी भी और पिछले चुनाव में भी ऐसे अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, अरविंद केजरीवाल फेल हो गए, अच्छा पानी दिल्ली को नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल फेल हो गए, यमुना की सफाई नहीं कर पाए। कुछ एक स्कूल ठीक कर दिए, लेकिन अधिकांश स्कूलों की दुर्गति उनके यहाँ जस की तस बनी रही। झुग्गी झोपड़ी वालों को कई साल से जिनसे पैसे ले रखे, उनके मकान अरविंद केजरीवाल, बने हुए मकान, एक तो बना ना हो जी, बने हुए मकान अरविंद केजरीवाल ने हैंडओवर नहीं किए। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ठगी करते रहे और आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसका लाभ दिल्ली वालों को लेने नहीं दिया जी। अपने ऐसे तमाम फेलियर्स के लिए जब किसी मनदीप शर्मा ने पूछा कि ये क्यों नहीं हुआ, तो उत्तर होता था, एलजी ने करने नहीं दिया जी, मोदी मुझे काम करने नहीं देते। तो अब फिर वो जाकर के एक बार फिर से जनादेश मांग रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को स्पष्ट है ना कि जब अगर तुम फेल हुए तो तुम कहते हो मोदी जी ने करने नहीं दिया, एलजी ने करने नहीं दिया, फिर तुम्हें एक बार क्यों अवसर दे भाई? मोदी जी भी वही हैं और एलजी भी वही है। तो दिल्ली बदलेगा साहब, और मुझे लगता है कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन सरकार निश्चित तौर पर बनेगी और दिल्ली को दुर्गति से मुक्ति मिलेगी। राहुल गांधी को आप कैसा नेता मानते हो, ईमानदारी से बताना। राहुल गांधी मेरी दृष्टि में अपरिपक्वता का चरम है। अगर अरविंद केजरीवाल छल, ठगी, फरेब, खड़े खड़े मुकरने में शिरोमणि है जी, तो राहुल गांधी मुझे ये लगता है कि वो सोचने समझने की क्षमताओं से रहित एक पॉलिटिशियन है। तो यात्रा के बाद कोई बदलाव नहीं आया? लोगों ने कहा कि आ गया, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। आप ये बताइए कि भारत का एक राजनेता, भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का एक नेता जो भारत का प्रधानमंत्री होने का सपना देखता है,
वो खुले में कह रहे हैं वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। क्या कह रहा है वो? कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट मींस वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट माई ओन नेशन, माई मदरलैंड, हिज मदरलैंड इफ इट हैपेंस टू बी। या तो वो इसको अपनी धरती मानता नहीं, नानी के देश को अपनी नानी भूमि को मातृभूमि मानता है, वरना कोई कैसे कह सकता है कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट मींस इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट मींस भारत माता। मोदी से लड़ाई है मान लेंगे जी। मोदी आपसे हार नहीं रहे ये भी सच है, भाजपा से आपकी लट्ठम लट्ठा है ये सच है, लेकिन मोदी से लड़ते लड़ते मातृभूमि के विरुद्ध ये कह देना वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये या तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है, या फिर मूर्खता की पराकाष्ठा है। कोई नितांत मंदबुद्धि मूर्ख प्रवृत्ति का प्राणी ही अपनी मातृभूमि के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात कर सकता है। राहुल गांधी ने ऐसा किया है। अगर आप राहुल गांधी को जी बेनिफिट ऑफ डाउट देकर और मेरी बात को काटो भी कि नहीं जी ना जमी सियाना छोरा है, तो फिर राहुल गांधी ने जाने अनजाने में अब खुद को और अपनी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। हम कहते थे कांग्रेस भारत के विरुद्ध है, हमें कोई गंभीरता से लेता नहीं था। बहुत बार आप जैसे मित्र भी, मीडिया के साथी भी कहते थे नहीं साहब ऐसे कैसे कह देंगे आप, फाइटिंग अगेंस्ट नरेंद्र मोदी इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया। जब भारत की सेना ने दुश्मन देश के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की जी, तो पाकिस्तान की भाषा में कौन बोला? राहुल गांधी। हमने तब भी कहा था ही इज फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन आर्मी। चीन की बोली में बोलना, सेना के विरुद्ध बोलना, सेना पे सवाल खड़े करना, जब वो ऐसा कर रहे थे ना, तब भी हमने कहा था लुक हे भारत के लोगों, देखो यू तो देश के खिलाफ बोलने लग रहा है, यो देश करनी को नहीं, यो तो चीन करनी है। तब भी लोगों ने कहा था नहीं राजनीति कर रहा है। सेना चीन के बॉर्डर पर खड़ी है तो राहुल गांधी खिलाफ बोल रहे हैं, सेना पाकिस्तान की सीमा पर लड़ रही है तो राहुल गांधी खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी भारत की धरती से बाहर कहीं जाते हैं, इंग्लैंड जाएं या अमेरिका जाएं, तो उनके फ्रेम में आप किनको खड़ा पाते हैं? ऐसे ऐसे चेहरे राहुल गांधी के फोटो फ्रेम में, उनके कार्यक्रमों में आपने भी देखे, मैंने भी देखे, जो सुबह से शाम तक मेरे देश के विरुद्ध भारत के झंडे को झुकाने की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की भाषा बोलते हैं, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं। राहुल गांधी उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ये जो जितने कर्म अब तक के थे, जितनी स्टेटमेंट्स अब तक की थी, अभी जो उन्होंने लेटेस्ट कहा कि वी एज कांग्रेस आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये कह के राहुल गांधी ने कह दिया कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट। ये गजब सा नहीं हो गया? अब असमंजस है मेरे सामने भी। मैं राहुल गांधी को सयाना मानूं तो कैसे मानूं? लोगों को बुरा लगता है जब कोई उनको पप्पू कहता है, मैं भी नहीं कहना चाहता, परंतु साहब कोई अपने देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात करे तो कहना पड़ेगा, या पप्पू मानिए या फिर इतना जहरीला नाग है कि खुले में आ गया अपने देश के खिलाफ, मैं तो नहीं हुए लड़ांगे। लेकिन अपने हरियाणा में आया तो जीरी लगाई, आपने देखा, ट्रक चलाया, नौटंकी साहब। हमने देखा नहीं था कि फिर वो जीरी लांदे हुए कह तो कैमरे वाले बढ़ रहे थे और क्यूकर संभाल के उसमें जीरी लांदे खेत में बाड़ा था वो। इन नौटंकियों से अगर वो राजनेता बनता तो कभी का बन लिया होता। नेता बनने के लिए देश की नब्ज पर पकड़ की आवश्यकता होती है, नौटंकियों की आवश्यकता नहीं होती। ट्रक चलाने से जीरी लाण खातर खेत में बढ़ते नेता नहीं बनते, बन गया होता तो सरकार में होता आज। जी,
हरियाणा पे आते हैं सर। हरियाणा आपके सामने, अब विपक्ष की भूमिका में जी। कोई वो भी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे की पार्टी रही है हरियाणा में। क्या मानते हैं अब, विषय क्या मान रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस ने, मुझे ऐसा लगता है, ये तय कर लिया कि उसने उठना नहीं है। कांग्रेस गजब की मूर्छा में है। एक होती है नींद, वो तंद्रा गए ग्रहण, जी सोया भी हो आदमी और जाग्या भी हो है। उसने अड़ोस पड़ोस की आवाज सुने भी जावे और उस पर उठा भी नहीं जानता। शायद उसी को तंद्रा कहते हैं संस्कृत में। तो मैं पहले, मुझे लगता था कांग्रेस तंद्रा में है। अब मुझे कहना पड़ेगा, एक पार्टी ठीक ठाक से उनके विधायकों की संख्या चुन करके लोगों ने भेजी, उसके बावजूद महीनों तक विधानसभा का एक सेशन गंवा देती है जो पार्टी, विपक्ष का नेता नहीं तय कर पाती, तो आप उसको कहोगे वो तंद्रा में कोनी, वह तो मूर्छा में है, बेहोशी में है। मुझे पर्सनली, राजनीति में देखिए कुछ भी कभी भी हो जाता है, जी लेकिन पर्सनली स्पीकिंग आज मुझे ऐसा कोई हनुमान कहीं दिखाई नहीं देता जो संजीवनी बूटी ला करके मूर्छित कांग्रेस को या मूर्छित कांग्रेस के शरीर में प्राण फूंक सके। कारण है, जो उसके कुणबे के लोग हैं कांग्रेस के, उन मतलब कोई सा तो संजीवनी बूटी लेने जाने की तैयारी नहीं कर रहा। वे तो सारे इस काम में लग रहे, वो उसकी टांग खींचे, वो उसकी बांह खींचे, वो उसका सिर फोड़े। जूतियों में खीर बटने का सिलसिला बंद हुआ है क्या? कल संपत सिंह कहीं कह रहे थे, उन्होंने बखियां उधेड़ दी, हिसार में शायद, हिसार में कहीं वो बोल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा की दुर्गति की, श्रुति चौधरी को टिकट लेने नहीं दिया। और आरोप तो उन्होंने ऐसा भी लगा दिया कि भाई भाजपा के साथ मिली भगत की राजनीति करते हैं। मैंने तो कहीं इस तरह का देखा सुना समझा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब कांग्रेस के टॉप लीडर्स, श्रीमती किरण चौधरी उस पार्टी की एक मजबूत स्तंभ थी, कोई छोड़ता है क्या ऐसे अपनी पार्टी को? इसका मतलब कांग्रेस के भीतर कांग्रेसियों ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी में आई। ऐसे नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है जिनको आप पिछले 10, 12, 15 सालों में आपने देखा कि निपटा दिए गए। तो भाई जुड़ से जिनका दम घुटा वे बाहर आ गए, उनमें से कुछ मारे भी आगे बढ़ गए। लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस को मिटाने का जो ये सिलसिला चल रहा है, ये तो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। कांग्रेस को बचाने के लिए कोई दिखता है क्या सक्रिय? बीजेपी में भी बहुत सारे नेता आए और निपटा दिए गए, इधर दोनों पार्टियों में नहीं। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में बेसिक अंतर है। हम व्यक्ति की नहीं, विचार की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में लड़ाई व्यक्ति, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले उसके चेले चपाटों के समूहों के बीच में होती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में भी लोगों के आने का और जाने का सिलसिला भी रहता है, ना दरवाजे बंद जाना खातर, ना बंद आना खातर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूल प्रवाह वो एक बिल्कुल एक अजस्र बहने वाली गंगा की धारा की तरह है। हमारे इस प्रवाह में से कभी कभी यूं भी हो सकता है कुछ बड़े चेहरे वो आए और वो छाए नहीं, और कुछ आए तो बहुत छा गए। बिल्कुल, क्योंकि अब बात करें दूसरी पार्टियों में तो सीएम के चेहरे होते हैं कि बहुत सारे चेहरे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता सर। अगर कोई सीएम का चेहरा आ भी जाता है तो निपटा दिया जाता है पहले ही। सीएम का चेहरा कोई ये नहीं कहता कि मैं सीएम बनूंगा बीजेपी में। देखो, आप मुझे ये बताइए ना, जब उनके यहाँ गुटों के हिसाब से सीएम बनाने का रिवाज है, हाँ। उनके यहाँ सीएम कैसे बनते हैं? हमारे विरोधियों के यहाँ कांग्रेस या बची खुची लोकदल। लोकदल में तो एक खानदान से आएगा, ठीक है। कांग्रेस भी कमोबेश उसी लाइन पर है। दिल्ली में भी एक परिवार, हरियाणा में लंबे अरसे से एक परिवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा के बाद बापू बेटा की बात आ गई। तो वो कुनबा कांग्रेस का हरियाणा में कांग्रेस का खड़ा छोड़ नहीं रहा जी, और कांग्रेस खातर खड़े खोदन लग रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूं
कि उस शैली में चलने वाली कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से तुलना बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ संगठन तय करता है कि कौन गाड़ी का इंजन बनेगा, कौन डिब्बे की भूमिका में उसकी टीम का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, विचार की पार्टी है, संगठन काडर आधारित पार्टी है। वहां चीजें व्यक्ति के आधार पर चलती हैं। क्या कोई लोकदल में चौटाला परिवार से बाहर चौधरी कहलाने की हिम्मत कर सकता है या सपना देख सकता है? नहीं साहब, परिवार की पार्टी है जी कांग्रेस की भी। लगभग हरियाणा में यही स्थिति है जी। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा जी। और आपके दिमाग में उन नेताओं के बारे में क्या ख्याल आता है वो बहुत ही कम समय में आपने बताना है। ये हम उसके बाद समाप्त नहीं करेंगे इसका। मनोहर लाल खट्टर जी एक ऐसे राजनेता जिन्होंने हरियाणा में राजकाज की संस्कृति में गजब का परिवर्तन किया, ऐसा परिवर्तन ला करके दिखा दिया नियुक्तियों की प्रक्रिया में जिसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। शायद हो सकता है खुद मनोहर जी को भी कल्पना न रही हो। ऐसा ही एक बड़ा काम उन्होंने बिजली के मामले में किया। 24 घंटे गांव में बिजली आ सके उस हरियाणा में जहां लोग बिल नहीं भरा करते, जी इसका सपना नहीं देखा जा सकता था। ही मेड इट पॉसिबल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे राजनेता के रूप में मैं उनको देखता हूं जो जिनको अवसर मिला, 2 बार लगातार उनको हरियाणा में सियासत के शिखर पर जाने का अवसर मिला, लेकिन वो पैन हरियाणा लीडर नहीं बन पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अवसर था, वो करनाल के नेता नहीं बन पाए, वो अंबाला के नेता नहीं बन पाए, वो पंचकुला के नेता नहीं बन पाए। जींदाड़े ने भी नहीं भूपेंद्र सिंह को उठा, सिरसाड़े तो कड़े उठे थे। वो एक क्षेत्र के नेता बनकर रह गए और फिर एक दिन ऐसा आया कि सोनीपत से भी हार गए। अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला, उनकी पार्टी वाले तो कहते हैं अभय ही सत्य है, लेकिन मैं ये मानता हूं अभय सिंह चौटाला जो हैं वो अगर उनका जो अंदाज है गुड़कियां दे के बात करने का, जो अंदाज वो अपने वर्कर्स के सामने भी जिस शैली में बोलते हैं और उन्होंने विधानसभा में स्पीकर से बात करते हुए भी उस अंदाज को नहीं छोड़ा। अगर उनके व्यक्तित्व में ये वाला डायमेंशन कुछ और तरह का होता तो ही वुड हैव बीन अ वंडरफुल लीडर। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला जी के साथ मैंने बतौर पत्रकार भी मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। अभय सिंह जैसा कहते हैं मैं भी वैसा ही कहूँगा, मृदुभाषी हैं, कमिटमेंट्स टूटी हैं उनसे जीवन में। हमें पत्रकार के नाते की हुई कमिटमेंट उनके राज में रहते हुए एक टूटी थी, बड़ी कमिटमेंट टूट गई थी, आज तक उन्होंने उसका जवाब दिया नहीं। मेरे मन में तो अजय सिंह चौटाला की वो तस्वीर फ्रेम में फिक्स होकर के बैठ गई है। उन्होंने पब्लिकली एक कमिटमेंट किया, बहुत क्रूशियल कमिटमेंट था, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, उनसे बेवफाई हुई। शायद ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो। लंबे अरसे से उनसे आमने सामने बात करने का मौका नहीं मिला। कभी मिलेगा तो वो पुरानी बात, पुरानी बही उनके सामने मुझे खोल के जरूर बैठनी है। उप मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत चौटाला, तो उनके बारे में क्या मानते हो आप? दुष्यंत चौटाला को मैंने पर्सनली बहुत नज़दीक से काम करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मेरा उनसे जितना इंटरेक्शन हुआ, पोटेंशियल वाले व्यक्ति हैं, क्षमताओं से विहीन उस शख्स को आप नहीं कह सकते। लेकिन जब सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का उनको मौका मिला जी, तो ऐसा लगता है कि ये वंडरफुल सा अवसर था। कहाँ मिलता है साहब ऐसे, कितनों को मिला है। उनके दद्दू को भी नहीं मिला था, उनके पिताजी को तो मिला ही नहीं, उनके परदादा को भी संघर्ष करके मिला था उतनी ऊंचाई पर जाने का। वो और बेहतर काम कर सकते थे। क्यों चूके
उसका हिसाब वो खुद कर ही रहे होंगे, आजकल बैठ के समय भी है। लेकिन अक्षम व्यक्ति नहीं है, क्षमताओं से परिपूर्ण तो है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पब्लिक इमेज है उस क्षेत्र में, रोहतक में, और मैंने उनके, क्योंकि मैं रोहतक रहा हूं बतौर पत्रकार, उनके साथ इंटरेक्ट करने का खूब मुझे मौका मिला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मृदुभाषी व्यक्ति हैं। कम से कम उस दौर में जब मैं वहाँ था तो मेरे मन में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि यही थी कि वो मृदुभाषी हैं, शायद अपने पिता की तुलना में ज़्यादा लोगों को सुलभ हैं। परंतु बाद के दिनों में ये फीडबैक भी आया कि एरोगेंस आ गया। ओके। पता नहीं मुझे ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन ये फीडबैक आया लोगों से। आदमी कहीं जड़ों से कटता है तो फिर नुकसान उठाता ही है। बहुत सारे उनके बयान उनको सुनने के बाद यूं लगता है कि शायद ये वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है जो राजनीति के में आने के तुरंत बाद शुरुआती दौर के दीपेंद्र हुड्डा थे। माने मोर सेंसिबल, मोर सेंसिटिव, सॉफ्ट स्पोकन। मनोहर लाल जी को लेकर जो कितना भद्दा बयान दिया था उन्होंने, जहां से आए हैं इस तरह से कुछ बोला था, इस तरह के बयान की मैंने कभी उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अपेक्षा नहीं की थी, जिसको मैंने भी करीब से वहां रहते हुए रोहतक के दिनों में देखा। तो वो कहीं ऐसा लगता है कि शायद आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहा गया होगा, या वो उनके स्टाइल का हिस्सा हो गया है, गैस करना कठिन है। रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला को फिर मैं, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है इन दिनों, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैंने बतौर पत्रकार देखा। मीडिया फ्रेंडली उस दौर में तो थे, आजकल भी वैसे ही होंगे। फिर उनकी पार्टी ने उनको काम भी मीडिया से इंटरेक्ट करने का देख दिया। परंतु बतौर स्पोक्स पर्सन या उनकी पार्टी के मीडिया के कुनबे के सेनापति के नाते मैंने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को देखा कि वो फिसले हैं। दैत्य, दानव और न जाने क्या क्या इस तरह की भाषा बोलना, ये मतलब उनके व्यक्तित्व को छोटा करता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में मुझे यूँ लगता है कि वो अपने शिखर नेतृत्व का विश्वास अर्जित करने और कायम रखने की प्रक्रिया में बहुत बार सीमाएं लांघ देते हैं जी। और उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों के मनों में उनकी छवि जो है वो कुप्रभावित तो होती होगी। लास्ट है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा से मेरा पर्सनली कोई लंबा चौड़ा इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन एक तो गजब की बात है, हरियाणा में हमने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को एक्सट्रीम पे जाते हुए देखा। जैसे अभी हमने बातों बातों में दीपेंद्र हुड्डा का एक्सट्रीम पर भी चर्चा कर ली, हमने सुरजेवाला साहब के एक्सट्रीम पर भी हम चले गए। गुस्से में या बिफरते हुए किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देखा होगा, और अभय सिंह चौटाला को तो मैंने आमने सामने मेरे सवाल पर तिड़कते भड़कते हुए देखा है। लेकिन कुमारी शैलजा के बारे में जो मेरा इंप्रेशन है, मेरा बहुत उनसे इंटरेक्शन नहीं रहा, हालांकि मैं लंबे समय सिरसा भी रहा, उन दिनों वो वहाँ सक्रिय ज़्यादा नहीं थी शायद। कुमारी शैलजा संयत रहती हैं, कठिनतम दौर में भी मुस्कान चेहरे से वो जाने नहीं देती। घर भी बैठ गई थी पिछले चुनाव में तो तीखा तो नहीं बोला, मिठास में इतना कुछ कर दिया, मिठास में, लेकिन इतना बड़ा इतनी बोंडी डाल मारा। दिल है, क्या कहा उन्होंने कि दिल है दर्द तो होता ही है। तो अब देखिएगा ना, प्रहार तो औरों ने भी किए ना, कुमारी शैलजा पे भी लोगों ने प्रहार किए होंगे उन्होंने दूसरों पे भी किए होंगे, लेकिन कुमारी शैलजा ने जो मारक प्रहार कांग्रेस पे किया, उसमें तीखापन नहीं था, उसमें कड़वाहट नहीं थी, लेकिन भाई साहब उसकी चोट जो है ना, वो आज तक कांग्रेस के सारे लीडर्स उसमें बिलबिला रहे हैं। उसमें कईयों की शपथ ग्रहण के जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए, हाँ, छिन्न भिन्न हो गए। तो कुमारी शैलजा मैच्योर एंड
सेंसिबली बिहेविंग पॉलिटिशियन लगती हैं, भले ही वो मेरी पार्टी से बाहर की हैं। बिल्कुल। जिन लोगों के हमने नाम लिए ये सब छोटे लोग नहीं हैं, मैं तो इन सब से छोटा हूँ, बहुत अदना हूँ इन सब के सामने। इन सब लोगों ने राजनीति में वो सारी ऊंचाइयाँ छुई हैं जिनको कभी अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज यहाँ बैठ के भविष्यवाणी करना कठिन है। लेकिन जो मेरे मन में उनके चेहरे याद करके, जैसे आपने चेहरे याद दिलाए, मेरे मन में जो आया, मैंने आज मन की बात के दिन अपने मन की बात शुद्ध मन से कह दी। एक नाम और रहता है सर जी, बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी। किरण चौधरी जी से पर्सनली मेरा सचमुच कोई लंबा चौड़ा इंटरेक्शन नहीं रहा। उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन तो चौधरी बंसीलाल से हुआ मेरा पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में। ओके। उनके पति सुरेंद्र सिंह जी से जो कर कह रहे हैं नहीं, देसी में कहना हो तो भाई जमी तू मैं वाले लेवल पर भी हम लोग गए। एक खबर एक बार बहुत सख्त लिख दी गई दैनिक ट्रिब्यून में, और सुरेंद्र सिंह जी का मुझे फ़ोन आया और फ़ोन पर वो गर्म हुए। उनको लगा कि सामने जो रिपोर्टर है छोरा सा, मैं ओखा बोलूँगा तो यूँ मतलब मिमी आने लगेगा। तो जिस तीखे अंदाज में उन्होंने कमेंट किया उस खबर पर, उनको मैंने न्योंदे वाला जो सा फार्मूला है सवाया करके जी वहीं लौटा दिया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और मैंने शायद ये कहा कि समाचार कैसे लिखा जाना है, क्या लिखा जाना है, ये कोई राजनेता, कोई मंत्री वो तय नहीं कर सकता। तो मेरे उस उत्तर का प्रतिफल ये हुआ जी कि थोड़ी देर बाद सुरेंद्र सिंह जी का दोबारा फोन आया। वो फोन कट गया और थोड़ी देर बाद सुरेंद्र सिंह जी का रूप बदला हुआ था और वो बोले, छोटे भाई मेरा कहने का यो मतलब को नहीं था। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आपने कहा, आपने जो कहा, मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने उत्तर दे दिया। जी। बोले ना न्यू को नहीं, सवेरे चाय इकट्ठी पियेंगे। और पता नहीं वो आने वाले थे रोहतक, उस दिन प्री शेड्यूल्ड था या अनशेड्यूल्ड आए। अगले दिन हम लोग इकट्ठे हुए, जब मिले मैना में, तो वो जब उन्होंने मतलब गले लगाया, और गले जब वो लगा रहे थे तो ही वॉज इमोशनल। माने ये उनके सख्त व्यक्तित्व का दूसरे वाला पहलू आप कह सकते हैं। चौधरी बंसीलाल जी की भी एक बात मुझे अब याद आ गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी महम में, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री नहीं थे, तो उनके बारे में एक फेमस है। हरियाणा में आमतौर पे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होते हैं, चंडीगढ़ जब होते हैं, पहले से एक रिवायत रही है, भजनलाल जी के समय में शायद ज़्यादा रही होगी, मनोहर जी ने थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन रेगुलर इंटरेक्ट करते थे मीडिया से। 100 दिन में तो एक बार वो उपलब्धियों को लेकर ही बैठते थे। किसी न किसी बहाने मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाश्ता, डिनर पत्रकारों के साथ चलता था जी। तो बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ना के बराबर इंटरेक्शन की, फिर वो हट गए। तो एक दिन हम लोगों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए महम बुलाया जी। तो हम में से मैंने तो शायद नहीं पूछा, हमारे एक साथी है डॉक्टर सतवीर सिंह, उन्होंने शायद उनसे पूछा, मैं साक्षी हूँ उस घटना का। बोले, बाबूजी जो अटके मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी इतना ही टाइम दोगे क्या मीडिया दे? वो एकदम गोली की डाल जवाब दिया, जमा कौन दूं भाई, फिर कौन मेरे दो टाइम। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो खूब लंबी लंबी बातें करते थे, लंबी दास्तान कहानियां सुनाते थे। फिर ये पूछ लिया, सुरेंद्र सिंह जी को टाली कहा करते थे, अच्छा, उनका जो निकनेम था। तो उन्होंने उसी समय पूछ लिया कि अच्छा अटके सरकार बन गई, बाबूजी कहा करते थे बंसीलाल जी को, तो टाली को मुख्यमंत्री बनाओगे? बोला, बोल रहा हूं मैं बनूंगा। तो बंसीलाल जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सख्त भी हो जाते थे, नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को नीचा दिखा भी दिया करते थे बहुत बार। ऐसी भी कई सारी उनकी घटनाएं हैं। सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको लोग याद करते हैं। हरियाणा के गांवों में बिजली अगर 24 घंटे हम लेकर गए तो गांवों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बंसीलाल जी के समय में गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चमत्कार अटल जी के समय में सबसे ज्यादा हुए कि बहुत सड़का हो गए, लेकिन सर्वाधिक सड़कें हर गांव को कनेक्ट करने वाली हरियाणा में कहते हैं कि बनी तो वो बंसीलाल जी के समय में बनी। किरण चौधरी जी से उस तरह का इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला। उनकी बेटिया हरियाणा की सरकार में मंत्री हैं, वो चमत्कार दिखाएं और फिर हम और आप कभी किसी दिन उस पर चर्चा करें, ऐसा अवसर आए
अपन यही प्रार्थना कर सकते हैं आज तो। धन्यवाद सर बातचीत करने का। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया।